very great author, done a monumental work as far as preserving culture and then bridging the gap between the practitioners of culture and actual culture is what he has done. He is a director of short films and bigger films also. Why only short films? No, not films. So yeah. But Chairman of chairman of IIM. IIM. So the subject is not mentioned here, but I hope. Yeah. Yeah. Thank you. Thank you. Go ahead, Sandeep. माँ सरस्वती की चरण वंदना, गुरुजनों को चरण स्पर्श, सम्मानित मंच and friends, I'm very happy to be here and I like to thank the organizers and few friends because of whom I'm here, Anurag, Saurabh, Durgesh Rai ji and all other organizers because of whom I'm standing here. मैं इंग्लिश में बोलूँगा चलेगा? मैं एक छोटे से प्रश्न से शुरू करता हूँ. आप सबने कभी तराजू में जो सामान बेचते हैं ठेले पे या उनसे सामान खरीदा होगा. अगर आप उसको कहते हैं कि 1 किलो आलू दो, तो 1 किलो आलू तौलता है और वो बराबर हो जाता है. उसके बाद वो क्या करता है? किसी किराने की दुकान से भी आप उसको बोलेंगे 1 किलो चावल दो, चावल डालेगा, एक साइड वेट डालेगा, एक साइड चावल, पूरा बराबर हो जाएगा. उसके बाद वो क्या करता है? थोड़ा सा और डालता है. वो क्यों डालता है? हमारी सभ्यता की सोच ये है कि मैं बराबर हो गया है, तराजू को देख रहा हूँ, फिर भी उसमें कुछ कमी होगी और ये मैं मानता हूँ कि कमी मेरी तरफ से, इसलिए मैं थोड़ा सा और ऐड करता हूँ. ये हमारी सभ्यता है. आप सब मॉल से भी शॉपिंग करते होंगे. आपने बिल में देखा है आपने दशमलव के कितने प्लेस के बाद तक पेमेंट करते हैं, डेसिमल के कितने प्लेस के बाद तक आप पेमेंट करते हैं आलू भी खरीदने का? 3 प्लेसेस. इस देश में सोना भी दशमलव के 2 प्लेसेस तक ही बेचा जाता है. आप मॉल में 3 प्लेसेस तक आलू का पेमेंट करके आते हैं. तो जो सबसे गरीब आदमी है वो दिन भर में करीब 1 से 5% फ्री में दे देता है, क्योंकि वो हमारी सभ्यता है, वो हमारी संस्कृति है. तो मैं संस्कृति पे बात करूँगा, कल्चर पे नहीं, क्योंकि कल्चर अंग्रेजी शब्द है जिसका इतिहास ही पूरा 500 साल का नहीं है. तो उससे हम अपनी संस्कृति को कैसे डिफाइन करेंगे? और मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ ऑर्गेनाइज़र को, क्योंकि शायद हम संस्कृति लिखते तो बहुत लोग नहीं आते. अब जब आप आ गए हैं तो हमारे यहाँ संस्कृति है और इकॉनमी नहीं है. संस्कृति धरोहर है, धर्म है, देश है, धन है, अर्थ नहीं है. अर्थ होने से अनर्थ हो जाता है और मैं उसका उदाहरण दूंगा आप लोगों को. हमारे यहाँ गरबा और डांडिया अभी भी ख़त्म हुआ, नवरात्रि. गरबा और डांडिया पूजा थी, संस्कृति थी, वो धीरे से इवेंट में बदल गई. इवेंट में बदल गई तो कॉरपोरेट स्पॉन्सरशिप आ गई. वहाँ पे सबसे ज़्यादा सेक्स होता है, इसकी पोजीशनिंग कर दी गई. इसलिए कर दी गई क्योंकि फिर नवरात्रि से लिंक्ड आप कॉन्डोम बेच सकते हैं, गंदे गाने बना के भद्दे पिक्चर बेच सकते हैं. तो जब आप संस्कृति को अर्थ से जोड़ते हैं तो ऐसा होता है. और इस साल उसमें अल्लाह भी आ गए. तो जिस चीज़ का पतन करना हो उसको अर्थ से जोड़ दीजिए. और ये इकलौता उदाहरण नहीं है. इस देश में बंगाल ने अंग्रेज़ों को इनवाइट किया दुर्गा पूजा स्टडी करने के लिए. आप नेट पे जाएंगे, बहुत बड़ी रिपोर्ट मिलेगी. उन्होंने उसकी एक एक पहलू की पढ़ाई करी. एक इम्पॉर्टेंट सजेशन है कि टैक्स लगाना चाहिए जो देखने आते हैं पूजा. आप किसी भी संस्कृति को कैसे ख़त्म करते हैं? जो काम अंग्रेज यहाँ रहते कर नहीं पाए, दुर्गा पूजा को भरपूर रोकने की कोशिश की. कई लोगों ने बलिदान दिया दुर्गा पूजा करने के लिए और उनको भागना पड़ा. अब हम उनको वापस बुला रहे हैं कि दुर्गा पूजा हम कैसे ख़त्म करें. तो अब जब संस्कृति को अर्थ से जोड़ते हैं तो अनर्थ होता है. एक और बड़ा अनर्थ बताता हूँ, फिर मैं अर्थ पे भी आऊँगा. जब मैं छोटा था तो जो दिवाली में अनार बनते हैं, आप सबको पता होगा,
उसका सारा मसाला खरीद के केमिकल्स लाता था, धूप में सुखाते थे, कुम्हार से उसकी वो मिलती थी जिसमें मिट्टी की बर्तन, और उसमें भर के खुद अनार बनाते थे। और कुछ दोस्त थे जो पटाखे भी बनाते थे। उसको हम लाइसेंस राज में लाए, हर केमिकल के लिए लाइसेंस लग गया। फिर उसको कॉर्पोरेटाइज्ड हो गया क्योंकि अर्थ जुड़ा हुआ था। अब इतना जुड़ गया कि दिवाली दिल्ली में बैन है, और पराली जलाने से जिससे पॉल्यूशन होता है वो बैन नहीं है। तो अगर हमारी संस्कृति को ख़त्म करना है तो हमें उसकी आर्थिक चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। और मुझे डर लगता है जब इस तरह का कॉन्क्लेव होता है, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कि कहीं हम पे और जजिया लगाने की तो तैयारी नहीं है हमारी संस्कृति को ढूंढ के। हमें कुछ मंदिर मिले अभी, हम तो जिस दिन ये आया कि काशी विश्वनाथ मामले का केस कोर्ट एक्सेप्ट कर लिया, उस दिन हम खुश होने लगे। हमारी ही चीज़ हमारी है ये बताने के लिए कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, उसके लिए देश में खुशी की लहर थी। हम कितने गिर गए हैं, ये थोड़ा रुक के सोचने की भी ज़रूरत है। तो ये संस्कृति और अर्थ के बारे में, संस्कृति का अर्थ पे कितना प्रभाव है इसके 3-4 उदाहरण दूंगा। चिकपी आप सबने सुना होगा, काउपी, चिकपी, हॉर्स पी, ये क्या है? चिकपी चना दाल है, इंसान खाते हैं। अंग्रेज आए, उनको समझ में नहीं आती थी ये चीज़ें, रागी, मिलेट, इन सबको उन्होंने उटपटांग के नाम देके किनारा कर दिया। अब हमारा हेल्थ कंसल्टेंट हमको बताता है बड़ी अच्छी चीज़ है रागी, तो हम पैसे देके खाते हैं। तो ये होता है अगर आपको भाषा और संस्कृति अपनी नहीं आती है। चना दाल में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन ए, बी, सी होती है। हमने उसको चिकपी बना दिया। लोग खाना छोड़ दें, फिर हम समझाएंगे कि देखो तुम्हारे यहाँ प्रोटीन कम है, कार्बोहाइड्रेट कम है, इसलिए अंडा खाओ मिड डे मील में। और ये चिकपी बचा कैसे रह गया? चना दाल से बनता क्या है? बेसन के लड्डू। लड्डू वही लड्डू जो हमारे मंदिरों में चढ़ाए जाते हैं। अगर हमारे मंदिर में ये संस्कृति नहीं होती कि हमको प्रसाद चढ़ाना है, तो ये चना दाल भी इस देश से ख़त्म हो जाता। इस देश में कभी लाखों प्रजातियां थी चावल की, अब सिर्फ वही बच गई हैं जो मंदिरों में चढ़ती हैं। हमारे यहाँ चावल की प्रजाति थी जो 20 दिन के पानी में होती थी और जो 90 दिन के पानी में होती थी, डूबे रहे। अब वो सब प्रजातियाँ चली गई। उड़ीसा में सिर्फ वही प्रजाति चावल की बच गई है जो जगन्नाथ मंदिर में चढ़ती है। और संस्कृति का उदाहरण देता हूँ, चिक्की हम सब ने सुना होगा, गुड़ और मूंगफली को मिलकर बनाते हैं। उसका इन्वेंशन कैसे हुआ? तो जब लोनावाला में ब्रिज बन रहे थे फर्स्ट टाइम, वहाँ बहुत ठंड होती थी, अब तो नहीं होती है, तो जो वर्कर थे उन्होंने, क्योंकि गुड़ खाने से शरीर की सारे मैल बाहर निकल जाते हैं। सीमेंट की फैक्ट्री में या जिस भी इंडस्ट्री में पोल्यूशन होता है, वहाँ वर्कर जब काम करके निकलता है तो उसको गुड़ दिया जाता है। और मूंगफली आपके शरीर को गर्म देती है और शक्ति देती है, इसलिए मिला के उन वर्कर्स को ये संस्कृति की समझ थी, इसलिए चिक्की बनाई। अर्थव्यवस्था, ये अर्थ सिर्फ पैसे से जोड़ के नहीं देखा जाता है। इन चावल की प्रजाति को बचाने के लिए कितने लैब बनाने पड़ते और कितने पैसे खर्च करते हैं, वो सिर्फ हमारी संस्कृति की वजह से बचे रहे। और ऐसे ढेरों उदाहरण हैं। आपको एक और उदाहरण देता हूँ। पुरी के मंदिर में खाना प्रसाद जो चढ़ता है या दिया जाता है, वो सिर्फ मिट्टी के हंडी में दिया जाता है, किसी और चीज़ में नहीं। और जितनी मिट्टी की हंडियाँ आती हैं वो शाम को तोड़ दी जाती हैं, उस पर दोबारा इस्तेमाल नहीं हो। वहाँ दुकानदारों ने बच्चे या लोग एम्प्लॉय कर रखे हैं जो शाम को सारी हंडी तोड़ते हैं। आपको लगेगा ये मार्केटिंग गिमिक है, बट वहाँ ये है कि एक हंडी दोबारा यूज़ नहीं होती है। तो अब इतनी हंडियों का होता क्या? वहाँ कुछ करोड़ की हंडियाँ कंज्यूम होती हैं। रथ यात्रा में एक दिन में 1 करोड़ से ज़्यादा की हंडी कंज्यूम होती है। उसका सांस्कृतिक इफ़ेक्ट और उसकी हम अर्थ में किस तरीके से वैल्यू लगाएंगे, ये मैं आप सब विद्वानों पे छोड़ता हूँ। पूरी समुद्र के किनारे है, तो वहाँ लैंड रिक्लेम करने के लिए पहले बालू के चारों तरफ कैक्टस लगाते हैं और बांस से बांध देते हैं। उसके ऊपर थोड़े दिन में बालू उड़ उड़ के जमने लगता है और उसके ऊपर इन टूटी हुई हंडियों को जमा दिया जाता है दीवार की तरह से। और फिर उसके अंदर के पार्ट में धीरे धीरे घास उगने लगती है और फिर उसमें आम का पेड़ लगा देते हैं। आप पुरी में जाएंगे, एक जगह है बालूशाही। बालूशाही मिठाई नहीं, बालीशाही उड़िया में प्रोनाउंसिएशन होता है।
बालू से बना हुआ है। तो हम किस किस चीज़ की आर्थिक कीमत लगाएंगे इस देश में। मैं एक पुस्तक लिख रहा हूँ टेम्पल इकोनॉमिक्स पर, और कल्चर से काफ़ी पढ़ाई की, तो 1600 पन्ने की पुस्तक है। मैं 6-7 दिन ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि हमारा देश इसलिए खड़ा है क्योंकि हमारी संस्कृति को कभी हमने तोलने की कोशिश नहीं की। हमने जब जब ये तोलने की कोशिश की तब तक हम पे आक्रमण हुए। हमें संस्कृति को सुदृढ़ करना है, समृद्ध करना है, इस पर काम करने के लिए भी सोचना होगा। ये कह के मैं यहाँ रुकूंगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, धन्यवाद जगदीप जी। काफ़ी उदाहरण दिए आपने, और कैसे मार्केटिंग के आधार पर हमारी संस्कृति पर आघात होते गए और लाइफस्टाइल में परिवर्तन किया गया। ये बड़ा अच्छा उदाहरण है। मुझे याद है कुछ साल पहले, 1 या 2 साल पहले शायद, एक अमेरिकन जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेस का एक रिपोर्ट आया था जो दुनिया भर में बहुत प्रचलित भी हुआ कि नारियल के तेल के कारण कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो इसलिए आप नारियल का तेल मत खाइए और वो पाम ऑयल। बाद में पता चला कि वो पाम ऑयल बेचने वाली कंपनियों का ही काम था, क्योंकि हमारे केरल में तो पिछले 5-10 हज़ार साल से नारियल का ही तेल का उपयोग होता है। तो मैंने कभी केरल में किसी बहुत मोटे व्यक्ति को आज तक देखा नहीं है, तो हो सकते हैं, लेकिन परमिशन से एक उदाहरण देना चाहूँगा, 4 लाइन का, बहुत इंटरेस्टिंग आपको यहाँ से। नवरात्रि में दिल्ली में जो गाजीपुर में फूल की मंडी है, नवरात्रि के पहले दिन सिर्फ 9 करोड़ के फूल वहाँ से जाते हैं वैष्णो देवी में गेट बनने के लिए सिर्फ। और जैस्मीन फ्लावर जिसने सुना, मदुरई मलेरी बोलते हैं, साउथ से वो कनेक्ट कर पाएंगे, वहाँ जैस्मीन का कनेक्ट है। वहाँ पे देवी को सिर्फ जैस्मीन से सजाया जाता है इस दिन में 6 बार। सवाल उठता है कि किसने किया है। उसके 2 पहलू बताता हूँ। पहले अर्थ वाला बताता हूँ। जैस्मीन का फूल जो था वो 150 से 200 रुपये किलो बिकता था सिर्फ। दिसंबर 2021 में 4,500 रुपये किलो बिका है। ये अर्थ का ऐसा, और वो एक्सपोर्ट होता है। और वहाँ पे ही क्यों उगाया जाता है? पूरे देश में होता है, बट वहाँ का पॉपुलर क्यों? क्योंकि वहाँ की मिट्टी में जो जैस्मीन निकलता है उसकी वजह से पत्ते मोटे होते तो मॉइस्चर ज़्यादा होता है, इसलिए वो एक्सपोर्ट हो सकता है। जैस्मीन की माला जो होती है औरतें लगाती